हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रितन दौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम द चैप्टर सॉलिड स्टेट। पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको सारे बेसिक टर्म्स बताए थे, साथ साथ यूनिट टर्म्स भी बताए थे। अब हम सॉलिड स्टेट को टोटली इमेजिनेशन के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बी स्ट्रांग विद योर इमेजिनेशन पार्ट, जो मैं बताऊं उसके अकॉर्डिंग, और छोटे छोटे मैथमेटिकल पार्ट यूज करना है 7th 8th क्लास तक का मैक्सिमम। उससे ज्यादा कहीं टेंशन नहीं लेनी है कि यहाँ ये सॉलिड स्टेट में करना क्या है। और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, सॉलिड स्टेट के अंदर मैं क्या कहूंगी, इस लाइन को दिमाग में बिठा लेना। कितने एटम्स हैं, किस एटम में किस आयन या मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में मैं बात करूंगी, वो बड़े ही गौर से सुनना है। मेरी बात सुनिए, मैंने क्या कहा कि किस एटम को टच करना है, किस एटम में यूनिट सेल को पिक करना है, ये बहुत यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आइए, सबसे पहले मैं अगर क्लासिफिकेशन की बात करूं, क्योंकि हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ने हैं, क्यूबिक स्ट्रक्चर पे बात करनी है, क्यूब में बात करनी है, तो इसकी क्लासिफिकेशन अब मैं 1 to 1 कर लेती हूं। तो यहां इन्होंने सीधा बोल दिया कि यूनिट सेल जो है वो 2 टाइप्स के यूनिट सेल में डिवाइड होता है। तो पहले तो आ जाओ कि यूनिट सेल क्या है, फिर हम 1 to 1 चीजों को कवर करेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, बड़े ध्यान से देखना। अगर मैं यहां पर कुछ डॉट स्ट्रक्चर्स बताती हूं, पहले चीजें समझ लो कि ये यूनिट सेल क्या है। आ जाओ, लास्ट प्रीवियस पार्ट तक हमने डेफिनेशन, टर्म्स, बेसिक टर्म्स सब समझ ली थी। देखो, किसी भी, अब मैं यहां बात कर रही हूं, जब कभी भी आप स्पेशल अरेंजमेंट में, क्योंकि हम क्रिस्टल लैटिस के अंदर बात कर रहे हैं, तो हम ऐसे अरेंजमेंट में जब कभी भी ऐसे डॉट स्ट्रक्चर्स लगा देते हैं, डॉट पैटर्न अगर मैंने लगा दिया, तो उसको आप सिंपली क्या कह देते हो, इट्स एन डॉट अरेंजमेंट। ठीक है। अब इनके ऊपर मैंने क्या किया, इन डॉट्स के ऊपर देखो मैंने लगा दिए एटम्स। सी, क्या किया है मैंने, इन डॉट्स के ऊपर एटम्स लगा दिए। अभी देखिए कि मैं इन डॉट्स के बीच में कुछ और डॉट्स लगाती हूँ इन बिटवीन। तो अब देखो, पहली वाली लाइन से तो तुम्हें वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, कौन सा, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर वाला, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर या फिर अरेंजमेंट। ये वाली बात क्लियर हो गई यहां। तो अब देखो, मैंने ये जो डॉट्स लगाए हैं, इनके ऊपर मैं एक बार को एटम अरेंज कर देती हूं। ठीक है, थोड़ा सा पैन कर लेते हैं अब हमारा छोटू। आओ, तो मैं अब इन पे भी एटम लगा दूं। अभी तो तुम्हें मज़ा आ रहा होगा, गेम खेल रहे हैं। अभी गेम बाहर आएगा इसमें से, असली मज़ा तब आएगा तुम्हें गेम खेलने में। अभी क्या कहोगे, मैम ये क्या किया है, हमें तो अभी तो कुछ नहीं पता। तो मैं अभी कुछ नहीं बताना, अभी सिर्फ सुनना है। पहले वाले सेशन से, इस सेशन से मैंने तुमको क्लोज पैक अरेंजमेंट दिखा दिया, फिर मैंने कहा मैंने सेम अरेंजमेंट ले रखा है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि तुमको यूनिट सेल बता रही हूँ। तो देखो, अगर मैं यहाँ यूनिट सेल आपको बताना चाहूँ, अब कौन सा कलर लिया जाए यार, चलो, तो ये देखो, मैं इनको अगर ज्वाइन कर दूँ, बन जाता है एक क्यूब। ऐसे ही मैं यहाँ इसको ज्वाइन कर दूँ, हो गया। अब ऐसे ही मैं यहाँ पर इन जनाब को ज्वाइन कर दूँ, देख रहे हो, ये लो। तो मुझको पहले तो ये समझाओ कि अब तुमको यहाँ से क्या समझ में आ रहा है,
क्या चल रहा है कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक अरेंजमेंट में से एक यूनिट सेल बना लिया। अगर मैं इनको मिक्स करके तुमको एक 3D पैटर्न में दिखाऊं, ये तो मैंने तुमको दिखाया नॉर्मल डॉट पैटर्न में, ठीक है। अब जब हम इस डॉट पैटर्न को, ये जो डॉट पैटर्न होता है हम इसे 3D अरेंजमेंट में आपने अरेंज किया, इस डॉट पैटर्न को अगर मैं आपको एक क्यूब के फॉर्म में दिखाना चाहूँ, समझना 1 to 1 एक एक चीज़ को बड़े ही गौर से, तो देखो क्या मैं इस एक यूनिट सेल को उठा के बाहर रख पा रही हूँ? एग्जैक्टली ये मैंने अब तुमको इसका एक एनलार्ज फॉर्म दिखा दिया। ये देखो ये जो कॉर्नर के एटम्स हैं, इन कॉर्नर के एटम्स को मैं यहाँ लगा दूँ, ये रहा, और बीच में एक सेंटर एटम, ये लो, ये रहा तुम्हारा वो सेंटर एटम। तो बात समझ में आई अब तुमको? तो यहाँ पर यूनिट सेल का मतलब क्या है कि यूनिट सेल वो छोटी सी एक यूनिट है जिसके रिपीटेशन से क्रिस्टल लैटिस फॉर्म होता है। मतलब मैं कहूँगी कि मल्टीपल नंबर ऑफ यूनिट सेल कंस्टिट्यूट आ क्रिस्टल लैटिस। लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में, सॉलिड स्टेट के टर्म में इसका लैंग्वेज क्या है कि number of repeating units, a unit cell is simply a smallest unit of a lattice that is continuously on a repeating part to form a lattice। तो अब समझ में आ गया कि यूनिट सेल किसको कहोगे, बता दोगे? 1 to 1 समझ के चल रहे हो? बहुत स्लो चलूँगी मैं इसमें क्योंकि शुरू का ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है समझ में आना, ठीक है? कर लोगे कवर? तो यहाँ तुमने ये डॉट अरेंजमेंट भी देख लिया और तुमने ये लैटिस पैटर्न भी देख लिया। दिस इज लैटिस पैटर्न एंड दिस इज, यहाँ लिख देते हैं डॉट स्ट्रक्चर। अब चलो यूनिट सेल के क्लासिफिकेशन पे आओ, कहाँ गया? तो अब देखिए यहाँ से आपको यूनिट सेल दो टाइप्स की पढ़नी है, फर्स्ट इज प्रिमिटिव एंड सेकंड इज सेंटर्ड। अब हम इनको भी 1 to 1 डिस्कस करेंगे। प्रिमिटिव का मतलब क्या है? सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली, कि जो सेम टाइप के पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। देखो मैंने अभी ये बनाया, तो हम सिर्फ किस में बात करेंगे? कॉर्नर्स पे, ठीक है। तो दिस इज योर सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल। ऐसे ही सेंटर्ड यूनिट सेल में हम पढ़ेंगे फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड सेंटर्ड, जिनको कहते हैं FCC, BCC एंड EC, ठीक है। 1 to 1 अब हम इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यूनिट सेल समझ में आ गया, रिपीटेटिंग यूनिट। और बेसिक समझाऊं फिर भी भूलो तो क्या करोगे? मान लो एक क्लास है, एक स्टूडेंट्स की क्लास है, जैसे आप लोग की क्लास है। अब यहाँ पर मैंने अरेंजमेंट में सिर्फ बॉयज़ ही ले रखे हैं, ठीक है, कि मेरी क्लास के अरेंजमेंट में सिर्फ बॉयज़ ही हैं क्लास में। तो मैं क्या करूँगी, और पास में मेरे पास एक और रूम खाली है, तो मुझे अगर वहाँ पे एक उस रूम को अरेंज करना है तो मैंने क्या कहा, एक बॉय उठाया और मैंने उसको बोला बेटा पास वाली क्लास में बैठ जाओ, और फिर उसकी कर दी ज़ेरोक्स। तो वो बॉय वहाँ पर क्या हुआ? यूनिट सेल। लाइकवाइज अगर तुम कहते हो कि नहीं मैम मिक्स क्लासरूम है, आप गर्ल्स और बॉयज़ दोनों से बताओ, तो मेरे लिए क्या होगा यूनिट सेल? अ पेयर ऑफ अ गर्ल और अ बॉय। मैंने दोनों का पेयर लिया, सेम आपकी पूरी क्लास बैठी है, दूसरी वाली क्लास खाली है, मुझसे कहा जाता है कि नहीं यू हैव टू अरेंज दिस पैटर्न इन अनदर क्लास ऑल्सो। तो मैं किसको पिक करूँगी एज अ यूनिट सेल? एक गर्ल एक बॉय। मैंने आप लोगों को उठाया और मैंने कहा यहाँ बैठ जाओ, कर दी उसकी भी ज़ेरोक्स, तो वो भी क्या कहलाएंगे यहाँ पर? अ पेयर ऑफ अ गर्ल और अ बॉय, तो वो कहलाएगा यूनिट सेल। तो अब समझ लिया बेसिक से भी और नॉर्मल से भी। आओ अब इसके बाद पहले हम डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड्स, जो मैंने आपको सारी टर्म्स बता चुकी हूँ, एक बार उनको सुन लो। अब टाइप्स ऑफ सॉलिड में हम बात करेंगे तो बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड्स एंड कोवेलेंट सॉलिड। ये सब आप ऑलरेडी इनऑर्गेनिक में अच्छे से पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ एक चार्ट किया है आपको जिससे कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ पर भी ये चीज़ें काम आती हैं। अब आपको पता है जब मेटालिक सॉलिड के अंदर मैं बात करूँगी तो पोलर
नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में होगी। जब कभी भी बात होगी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे, तो आप उसको कहते हैं वहां पर कैसा नॉन पोलर बॉन्ड होगा। दूसरी चीज, यहां पर अगर आप बॉन्डिंग की बात करेंगे तो वो कहेंगे आप डिस्पर्जन और लंडन फोर्स इन द केस ऑफ नॉन पोलर। ठीक है, और लंडन फोर्स और डिस्पर्जन फोर्स याद आ गई होगी, अभी इसीलिए फर्स्ट पार्ट में पढ़ाई थी। जो वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वही कहलाती है आपकी लंडन फोर्स और डिस्पर्जन फोर्स। फिर अगर मैं सेकंड पोलर के रिस्पेक्ट में बात करूं, पोलर सॉलिड्स, तो आपने कहा यहां डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच के इंटरेक्शन की बात हो रही है। फिजिकल नेचर अगर आप चेक करते हैं तो दोनों के केस में ही सॉफ्ट होगा, एंड बोथ आर इंसुलेटर्स दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इफ दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी दैट इज इन द नेग्लिजिबल अमाउंट, मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो। तो नॉन पोलर और पोलर के केस में तो बात हो गई ये। अब अगर बात होती है हाइड्रोजन बॉन्डेड के केस में, तो बॉन्डिंग कैसी होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नेचर कैसा होगा, हार्ड, इंसुलेटर्स होंगे एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट आओ, ये तो बात हो गई मॉलिक्यूलर सॉलिड के रिस्पेक्ट में। अब मैं आपसे कहूंगी कौन से, आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स मतलब यहां पर अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो कौन होंगे, आयंस। मॉलिक्यूलर में कौन थे, मॉलिक्यूल्स। तो अब आइए यहां अगर बॉन्डिंग की बात की जाए तो कैसी बॉन्डिंग होगी, कूलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल्स ये लीजिए NaCl ZnS, और ये कैसा होगा, हार्ड होगा, ब्रिटल होगा। इंसुलेटर्स होंगे सॉलिड स्टेट में, बट कंडक्टर्स होंगे ये मॉल्टन स्टेट में, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होगा, हाई। चलो देन कम टू मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स तो अब आप बताइए मुझे, पॉजिटिव आयंस, यानी कि आयनिक बेसिस पे ही हम बात करेंगे, लेकिन पॉजिटिव आयंस जो होंगे वो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स के सी से होंगे। बॉन्डिंग कैसी कहलाएगी यहाँ पर, मेटालिक बॉन्डिंग। अब एलिमेंट्स की भी मैं बात कर लूँ, एग्जांपल्स तो आपको पता होना चाहिए, आयरन, मैग्नीशियम, सिल्वर, कॉपर। हार्ड होंगे, मेलिएबल होंगे, डक्टाइल होंगे। सॉलिड स्टेट में दोज आर कंडक्टर्स, और मेल्टिंग पॉइंट इनका फेयरली हाई होगा। नेक्स्ट ना क्या है, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, तो ये एटम्स के बीच में होगा। बॉन्डिंग की बात आएगी तो कोवेलेंट बॉन्डिंग कहलाएगी। आपको मैंने SiO2 क्वार्ट्ज का स्ट्रक्चर दिखाया था, पूरा की पूरा आपने देखा था, क्वार्ट्ज का ग्लास फॉर्म में भी और नॉर्मल स्टेट, हमने दोनों स्टेट्स आपको बताए थे। क्वार्ट्ज को जब आप मेल्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को जब कूलिंग के दौरान क्या कहा जाता है, एनिलिंग। याद आई चीज, तो आपने वहां स्ट्रक्चर देखा था, पूरा एक रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर्स, हार्ड, इंसुलेटर्स एंड वेरी हाई। इन द केस ऑफ ग्रेफाइट वो सॉफ्ट होगा, कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। दिस इज एन एक्सेप्शन, दैट्स व्हाई आई एम पुट इट है। तो बात समझ में आ गई, ये एक्सेप्शन पूछ लेते हैं कई बार। वो कहते हैं ठीक है ये कोवेलेंट नेटवर्क का है, बिल्कुल एग्जाम्पल है, लेकिन व्हाई दे बिहेव लाइक इन कंडक्टर, तो आपको पता होना चाहिए। दिस इज एन एक्सेप्शन इन द केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, आ जाओ अब चलते हैं स्पेस लैटिस, क्रिस्टलाइन लैटिस और 3D लैटिस की तरफ मूव करते हैं 1 to 1। अब हमें स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स को ध्यान से सुनना है, तो सुनो। स्पेस लैटिस क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट है। किसका है, लैटिस पॉइंट्स का। वो पॉइंट्स कौन से हैं, एटम्स और आयंस। अभी मैंने आपको डॉट अरेंजमेंट बताया, उस डॉट अरेंजमेंट से हमने यूनिट सेल बनाया, और उसी यूनिट सेल की रिपीटिंग यूनिट से मैंने आपके सामने क्रिस्टल लैटिस बनाया। होपफुली चीजें अच्छे से क्लियर हैं। तो अब हम स्पेस लैटिस को भी क्या बोल रहे हैं, स्पेस लैटिस इज ऑल्सो अ क्रिस्टल लैटिस, इट इज एन रेगुलर अरेंजमेंट। किन का रेगुलर अरेंजमेंट है, वही एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स का। तो देखिए अब अगर इसको 3D में हम देखना चाहें तो आप ये देखिए, यहां पर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है आपके सामने। चलो आप साइड हो, आप इधर आओ, बढ़िया से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये देखो आप इस स्ट्रक्चर में बेटा कि ये जो फॉर्मेशन है आपको होपफुली अच्छे से विजिबल है। इस पूरे के पूरे लैटिस में ये वाला जो पार्ट है आपका, ये देखो, ये क्या है, यूनिट सेल। ये क्या है आपका, 1 यूनिट सेल। और क्या आपको दिख रही है कि इस यूनिट सेल की ही यहाँ पर ये रिपीटिंग यूनिट्स हैं, है या नहीं। एक यूनिट सेल ये रहा, ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये इसी की रिपीटिंग यूनिट से पूरा क्या बन रहा है, क्रिस्टल लैटिस। तो ये आपको यहाँ पर 3D व्यू हमने बताया है। तो अब कंफ्यूज तो नहीं होगे। चलो
अब देखो, द 3-dimensional distribution of component particle in a crystal can be formed by X-ray diffraction of different faces of the crystal. अब हमें ये different faces ही पढ़ने हैं जिससे आप इनको प्रॉपरली पता कर पाओगे। अब आओ यूनिट सेल, इसकी एक बार टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। आप समझ तो लिया, इतनी बार सुन लिया, मैंने बता दिया, 3D व्यू भी बता दिया, डॉट अरेंजमेंट भी बता दिया। अब थोड़ी सी लैंग्वेज भी देख लेते हैं। यूनिट सेल ऑफ द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन। बार बार मैंने यही चीज़ बोली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछता है एग्जाम में। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन क्लिक होना चाहिए यूनिट सेल, विच शोज द कंप्लीट ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस लाइक ब्रिक इन वॉल। क्या मतलब है इस ब्रिक इन वॉल का? तुमने अपने घर में वॉल देखी है, अब जिस दौरान वो बन रही होती है, अब तुम कहोगे हाँ मैम देखिए लेकिन पेंट हो रहा है, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। जब घर मकान बनता है तो हम ब्रिक्स लगाते हैं, ईंट ब्रिक्स हम जो लगाते हैं वो 1-to-1 अरेंजमेंट है, एक रेगुलर अरेंजमेंट है, रिपीटिंग यूनिट्स हैं। सो दिस इज ऑल्सो इन सेम केस। ठीक है, ये लो तुम्हारे घर की छत बना लेते हैं। जब नया घर बन रहा है तो ब्रिक्स पहले यही अरेंजमेंट तो होता है या डायरेक्ट तुमको पेंट करके दे दिया जाता है? तो यहाँ पर ये जो एक सिंगल ब्रिक है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है, यहाँ पर किसी को भी ले लो जो तुम्हारा मन करे, तो वो यहाँ पर क्या हो गई, यूनिट सेल, और इसी की नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स हैं, यही कहा गया है। तो यूनिट सेल क्या है, स्मॉलेस्ट पोर्शन है पूरे क्रिस्टल का। अब आओ इधर, अब समझना है तुमको ये। अब देखो, अब जब कभी भी मैंने वो यूनिट सेल बाहर निकाल लिया उस क्रिस्टल में से, अब इस यूनिट सेल के अंदर आपको कुछ पॉइंट्स और याद रखने हैं। वो पॉइंट्स क्या हैं जो मैं बताऊंगी। कर दूँ इसको साइड, दिख तो रहा है। पहली चीज़, किसी भी यूनिट सेल में अगर आप बात करते हैं किस चीज़ की, ये क्या है इसकी लेंथ, तो लेंथ क्या होगी, ABC। ठीक है, फिर और A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C। पहली चीज़ तो ये। अब ये वेरी करेगी 1-to-1 एज पर द शेप्स जो मैं आपको समझाऊंगी। अभी मैं बेसिक क्यूब की बात कर रही हूँ। यूनिट सेल इज सिंपली अ क्यूब स्ट्रक्चर। एक क्यूब की अगर लेंथ की बात की जाए तो आपको पता है ABC एंड A इज इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C। ठीक है, एंगल की बात करूँ मैं तो ऑल आर 90, 90 एंड 90। ठीक है, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो ये बात याद रखनी है और ये याद रखनी है। ठीक है, अब आ जाओ इस पिक्चर पे। अब इस फिगर में देखो कि ABC तीनों आपको लेंथ है। अब याद कैसे नहीं रहता है, कई बार कहते हो कि मैम हमें पता नहीं चलता अल्फा कौन सा है, बीटा कौन सा है, गामा कौन सा है। तो याद कैसे रखोगे, ए के सामने वाला एंगल, ये जो ए लाइन जा रही है इसके जस्ट सामने वाला एंगल कौन सा कहलाएगा, अल्फा। बी के जस्ट सामने वाला एंगल, ये देखो बी के जस्ट सामने वाला बीटा एंड सी के सामने वाला गामा। तो अब तो याद रह जाएगा। यहां बना दो इसको मैं, इस स्टेट को मैं निकाल लेती हूँ बाहर। तो ये देखो, चलो इधर, मैंने कहा ये है मेरी A, ठीक है, ये है मेरा B और ये है मेरा C। तो अभी मैंने आपसे क्या कहा, A के जस्ट सामने वाला अल्फा, B के जस्ट सामने वाला बीटा एंड C के जस्ट सामने वाला कौन हो गया, गामा। तो अब तो समझ में आ गई, मैंने ये एंगल निकाल लिया बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, कर लोगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं, अच्छे से समझ के चलनी है, एक एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, फिर पूरी कैलकुलेशन पे जाएंगे। तो अब यहाँ तक समझ में आया, चलो आगे आ जाओ। तो अब अ यूनिट सेल इज करेक्टेड बाय द एज लेंथ्स ए बी एंड सी, यही मैंने बताया, अलॉन्ग द 3 एक्सिस ऑफ द यूनिट सेल। और एंगल्स क्या होंगे, अल्फा, बीटा, गामा। पढ़ लिए, बिटवीन द पेयर ऑफ एजेस। अब इनकी एजेस की अगर बात की जाए कि कौन कौन से एजेस के बीच में है, कि बी सी के बीच में कौन है, अल्फा, ए सी के बीच में कौन है, बीटा, ए बी के बीच में कौन है, गामा। ठीक, आओ अब यूनिट सेल कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। हमने अभी पढ़ा प्रिमिटिव और नेक्स्ट कौन सी थी, सेंटर्ड।
तो आप पढ़ते हैं पहले प्रिमिटिव। व्हेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर। कैसे याद रखोगे इसको? अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब हम बनाएंगे परफेक्ट क्यूब्स। तो देखो, अब हम प्रिमिटिव के अंदर बात करेंगे तो तुम क्या कहोगे हमेशा कि जो सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो। हाँ, थोड़ा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या काउंट करना है? व्हेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स पोर्शंस ऑफ अ यूनिट सेल, उसको आप कहेंगे क्या? प्रिमिटिव यूनिट सेल। कर लोगे? सिर्फ कॉर्नर्स पे दिखाए हैं हमने, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्या है? सेंटर्ड। व्हेन अ यूनिट सेल कंटेन्स वन और मोर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द पोजिशन अदर देन द कॉर्नर्स, तो ये कैसे होगा? आओ ठीक है, ये लो। अब इसका मतलब क्या है? जब वन और मोर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट हो पोजीशंस पे अदर देन द कॉर्नर इन एडिशन टू दोज एट कॉर्नर्स, उसको क्या कहेंगे? सेंटर। तो अब आपने देखा 4 तो कॉर्नर पे है और एक कहाँ पर है? सेंटर में, तो उसको क्या कहोगे? सेंटर्ड यूनिट सेल। कर लोगे बढ़िया से। प्रिमिटिव में क्या था? कॉर्नर्स। सेंटर्ड में क्या है? कॉर्नर्स पे भी है और एक सेंटर पे भी है। अब आओ, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अंतः केंद्रित एकक कोशिका, इसको कहते हैं आप वो यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं अपने बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट होते हैं बिसाइड द वंस दैट आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर। तो मैंने जो अभी बनाया बेटा वही है एग्जैक्टली। ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका? बॉडी सेंटर्ड। एक फॉर्म तो हो गई ये, दूसरी क्या होगी? ये बना दिया मैंने एक फॉर्म आपको बेसिक समझने के लिए ये, और दूसरा आ गया हमारे पास ये। ठीक है, अब दोनों फॉर्म से समझ लो, 3D व्यू भी और नॉर्मल व्यू भी। अब आओ, यार एक तो कलर्स का बड़ा झंझट है ना, दिख जाएगा ना भाई। चलो वाइट लेते हैं अपन को, मतलब नहीं है। अब आप यहाँ पर कैसे लगाओगे? ये कहाँ गया यार, सॉरी। कॉर्नर पे लगाओ। तो अब देखो एक चीज़, ये मैंने जस्ट इसका
एक फेज उठाया था जो यहाँ रख दिया। अब आपको पता है किसी भी क्यूब के अंदर बात करोगे, सेल के अंदर बात करोगे तो 1/other होगा या नहीं, बैक साइड आपको एक ही साइड तो दिखेगी। अब यहाँ पर क्या कहा मैंने अभी आपको कि कॉर्नर्स के अलावा एक कहाँ पर होगा, एक सेंटर में भी होगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। कर लेंगे तो वो यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में बॉडी पे भी प्रेजेंट हो और कॉर्नर्स पे भी। वन बॉडी पे प्रेजेंट है, दिस इज योर बॉडी सेंटर, एंड ये सारे कहां पर हैं, कॉर्नर्स पे। ठीक है, कर लोगे। अब यहां से क्या बात समझ में आती है कि इसका मतलब किसी भी यूनिट सेल के अंदर अगर हम काउंट करें तो 1/8 पार्ट ही काउंट होता है। ठीक है, 1/8 ही हो रहा है क्योंकि सिर्फ ये काम आ रहा है, बाकी का सारे कहाँ है, बाहर। इसके अंदर जो इंक्लूडिंग है वो कितना है, 1/8। 1/8 कैसे हुआ, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना पार्ट आया, 1/8 पार्ट ही कंज्यूम हुआ। इस चीज को अभी अपन प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल के साथ भी सॉल्व करेंगे। आओ, अब बॉडी सेंटर्ड समझ आ गया। अब देखो इसके बाद बॉडी सेंटर्ड के लिए ये रहा एक एग्जांपल। मैंने उन चीज़ों को बस यहाँ पर क्या नहीं किया, कंबाइन नहीं किया, तो लो भले ही कंबाइन कर लो। ये इससे भी अटैच्ड है, इससे भी है, इससे भी है, इससे भी है, इससे है, इससे है, इससे है, इससे है। मेरा गंदा हो जाता है इसलिए मैं बनाना नहीं चाह रही थी, बट ठीक है। तो ये देखो प्रिमिटिव हमने समझ लिया, सिर्फ कॉर्नर्स पे है। बॉडी सेंटर्ड में हमारा एक बॉडी पे भी है। इसके बाद हम बढ़ेंगे फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड का मतलब हर एक फेस पे। फेस कैसे कि ये जैसे अगर मैंने कोई बना लिया, हाँ गंदा सा बनाया है, कोई गल नहीं, तुमको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो फेस सेंटर्ड का मतलब क्या हो गया, आप मुझे बताओ कि क्या ये इसकी फेस है या नहीं। तो हर फेस पे एक एक प्रेजेंट होगा। जैसे ये फेस है, फिर ये है तो यहाँ भी होगा, फिर ये है तो यहाँ भी होगा, फिर ये है तो यहाँ भी होगा, फिर एक फ्रंट फेस ये वाली हो गई, एक बैक फेस वो वाली हो गई, तो एक यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया। तो ये कहलाएगा फेस सेंटर्ड। ये देखो क्लियर यहाँ दिख रहा है। अगर मैं इस फेस की बात कर लूँ तो ऑल एट द कॉर्नर एंड वन एट द फेस सेंटर। ठीक है, आ जाओ, ये प्रिमिटिव हो गया, ये बॉडी सेंटर्ड का हो गया। यहाँ क्या लिखा है, द टू टेट्रागोनल्स वन साइड डिफरेंट इन लेंथ टू द अदर, टू एंगल्स बिटवीन फेसेस ऑल एट 90 डिग्री। आओ फेस सेंटर्ड वो अब बना के दिखा देती हूँ। लो अभी तुमने समझ तो लिया ही है, बट फिर भी अब देखो कॉर्नर्स पे ठीक है, हो गए कॉर्नर्स पे। अब आपको यहाँ पर साथ में क्या करना है, फेस पे। जैसे मान लो मैंने मान लिया ये वाला एक फेस, एक से ही बता रही हूँ फिर ख़राब हो जाएगा, तो एक मेरा यहाँ पर क्या होगा, इस फेस पे होगा। ऐसे ही मैंने ले लिया ये वाला फेस, तो एक फेस इस सेंटर पे हो गया। ऐसे ही ये लीजिए तो इस पे भी होगा, ऐसे ही ये लीजिए तो इस पे भी होगा। फिर एक ये फेस, कौन सा, फ्रंट, तो एक इसका भी हो गया, एक हो गया बैक, तो इसका भी हो गया। तो हमें सारे फेसेस पे चेक करना है। कंटेन्स वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, कॉर्नर्स के साथ साथ। ठीक है, तो अब समझ लोगे। चलो नेक्स्ट क्या है, एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड कहता है वो यूनिट सेल जहाँ पार्टिकल एटम प्रेजेंट हो सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेजेस। यहाँ आपने देखा हर फेस पे, यहाँ ऑपोजिट फेजेस में देखोगे। क्या कह रही हूँ मैं, ऑपोजिट फेजेस में। तो देखो ये प्रिमिटिव पता है, तो अब ये वाले का अपोजिट ये है या नहीं, या फिर इसके अपोजिट इसको मान लो तो भी बात वही है, कह सकती हूँ मैं।
अरे यार तुमको बना के दिखाती हूँ, चलो। ठीक है, हो गया। अब आओ, तो अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला फेज, ये फेज दिख रहा है, यहाँ पर कैसे लोगे, एंड सेंटर्ड में ऑपोजिट फेजेस में बात करोगे। तो इस फेज का अपोजिट ये वाला फेज है या नहीं, ये बताओ मुझे पहले, आगे की बात तब करूँगी तुमसे। इस फेज का अपोजिट ये है कि नहीं है? तो अब यहाँ पर काउंट कैसे करोगे, 4 तो ये कोने वाले सेंटर, ठीक है, और एक फेस का, ऐसे ही यहाँ तो ऑपोजिट फेजेस पे काउंट करोगे। अब इसकी जगह ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें ऑपोजिट में काउंट करना है। चलो, तो ये भी चेक कर लो, वही पिक्चर्स हैं और अच्छे से समझने के लिए तुमको अच्छे से बना के दिए, ठीक है। अब आओ, प्रिमिटिव हो गया, मोर देन 90, लेस देन 90, यहाँ पर एंगल्स की बात की गई है इन एंगल्स के रिस्पेक्ट में, दिस एंड दिस, ठीक है। ये वाला एंगल मोर देन 90 होता है, ये एंगल लेस देन 90 होता है। एंड सेंटर्ड भी ये चेक कर लीजिए विद द एंगल्स। आओ, अब हेक्सागोनल, अब लैटिसेस की कुछ हमें शेप्स भी देख के चलनी है, शेप्स के अकॉर्डिंग भी हमारे पास चीज़ें आएंगी, क्योंकि हम क्यूब की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ एक क्यूब सेल को एज इट इज़ एक ही शेप में नहीं उठा सकते, उसके भी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। तो उन फॉर्म्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप देखो, ये जो हेक्सागोनल शेप स्ट्रक्चर है, इसमें वन साइड डिफरेंट होती है लेंथ में अदर टू के, और मार्क एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और अगर रोम्बोहेड्रल की बात करें, कौन सा, रोम्बोहेड्रल लैटिस की बात करी जाए, तो सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं और दो फेजेस के बीच में जो एंगल होता है वो लेस देन 90 होता है। यानी कि अगर मैं इस एंगल की बात करूँ तो, ठीक है, इसकी बात कर लीजिए, इसकी बात कर लीजिए, लेंथ इक्वल है लेकिन दो फेजेस के बीच का एंगल लेस देन 90 रहेगा। ट्राइक्लिनिक लैटिस के अंदर अगर आप चेक करते हैं तो साइड्स अनइक्वल होंगी और अनइक्वल एंगल्स होंगे, और वो अनइक्वल एंगल्स कैसे हैं, नॉन इक्वल टू 90 डिग्री, ये देख लीजिए। तो ये चीज़ें भी याद पता होनी चाहिए, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक। अब 1 to 1 शेप भी बता दी जाएंगी। अब आओ, इसके बाद मैंने आपको यहाँ पर एक टेबल बना के दी है, क्या है वो टेबल जी, दिख गई? सॉलिड स्टेट को हट जाने दो, तुम्हें ये देखो। आओ, अब देखो, सबसे पहले अभी मैंने तुमसे क्रिस्टल्स बताए, सारी चीज़ें बताई, अब हमें ये भी समझना होगा थोड़ा सा, अब इसको कैसे समझोगे। अब देखो, पॉसिबल वेरिएशंस हैं, एंगल डिस्टेंसेस हैं, और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा। 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल की जो ये टेबल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज बताती हूँ, फिर टेबल समझ आएगी। अगर क्लासिफिकेशन के बेसिस पे बात करें तो आप कह रहे हैं 7 सिस्टम्स में डिवाइडेड है, 7 सिस्टम्स उनकी 7 शेप्स के अकॉर्डिंग है। क्यूबिक और ट्राइगोनल के अंदर, जिसको रोम्बोहेड्रल सिस्टम बात कर रहे हैं आप, क्यूबिक एंड ट्राइगोनल में जो 3 यूनिट एजेस होती है वो इक्वल लेंथ की होती हैं, बाकी की 5 नहीं होंगी। व्हाट आई सेड, क्यूबिक एंड ट्राइगोनल में 3 यूनिट एजेस इक्वल होते हैं, रेस्ट 5 नहीं होंगी। इंटरफेशियल एंगल सबका 90 डिग्री होगा क्यूबिक के अंदर, टेट्रागोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में, लेकिन वो अदर 4 सिस्टम्स के लिए सेम नहीं होगा। अब आओ, सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ क्यूबिक को लेके। क्यूबिक को ही आप कह रहे हैं प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। इसमें मैंने आपको बताया था तीनों एंगल्स एज लेंथ कितनी होती हैं, ए बी सी इक्वल, और अल्फा बीटा गामा हमारा कितना होता है, 90 डिग्री। एग्जाम्पल पूछ लिया जाए तो NaCl, ZnS या फिर CO, जिंक ब्लेंड। टेट्रागोनल पे आइए, ये भी किसका है, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। इसके पॉसिबल वेरिएशंस की मैं बात करूं, इसमें जो चीज़ याद रखोगे वो कैसे कहोगे, अल्फा एंगल लेंथ इक्वल्स टू बी होती है बट नॉट इक्वल्स टू सी होती है।
ये वाली जो टेबल है इसको मैं और अच्छे से एलैबोरेट करूँगी आपके सामने कि ये चीज़ें असाइन और याद कैसे करनी है जब 1 to 1 हम एग्जाम्पल्स के साथ इनको सॉल्व करेंगे। अभी एक बार को समझने के लिए इस चीज़ को यहाँ पर देख लो, ठीक है। टेबल प्रेजेंटेशन यहाँ है, फुल एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट सेशन में है। आओ, अल्फ़ा बीटा गामा इसका कितना हो जाएगा 90 डिग्री एंगल्स। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। ऑर्थोरोम्बिक में प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड, चारों फॉर्म्स में है। इसमें जो कंडीशन है कि एज लेंथ तीनों ही इक्वल नहीं होती, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, और अल्फ़ा बीटा गामा क्या होता है 90 डिग्री। रोम्बिक, सल्फर, हेक्सागोनल के अंदर प्रिमिटिव होगा सिर्फ, और फिर से ए इज़ इक्वल्स टू बी बट नॉट इक्वल्स टू सी। अल्फ़ा बीटा तो 90 होगा बट गामा इसमें 120 होगा। एग्जाम्पल ग्रेफाइट। रोम्बोहेड्रल, ट्रायगोनल और मोनोक्लिनिक, इसमें प्रिमिटिव टाइप का स्ट्रक्चर रहता है और मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव एंड सेंटर टाइप का। इसमें ए बी सी इक्वल होंगे लेकिन इसके अंदर नहीं होंगे, ठीक है। अल्फ़ा बीटा गामा 90 डिग्री। अभी आप ये टेबल ऐसे देख रहे होंगे लेकिन आपको कम समझ में आएगी क्योंकि इसका हम 1 to 1 अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे विद द शेप्स, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी क्योंकि मैंने इसके बाद इनकी इमेजेस भी बना रखी हैं एज पर द डिग्री एंगल्स, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इसको याद करने की एक ट्रिक है, वो याद कर लो। कैसे लिखते हो इसको? C T O H R M T। इस ट्रिक से तुम्हें सब याद हो जाएगा। CTOHRMT, CTOHRMT। अब यहाँ से अगर आपको सिस्टम की शेप्स याद रह जाती हैं क्रिस्टल सिस्टम की, तो इनको 1 to 1 देखो, पहले तीनों इक्वल हैं, फिर एक नॉट इक्वल है, फिर तीनों ही नॉट इक्वल हैं, तो एक पेयर ये बन गया। फिर देखो फिर से वही एक नॉट इक्वल है, या फिर इस वाले को अगर आप ऊपर भी लिख लेते हो तो आपके लिए इजी रहेगा, वो आप रख लो, मैंने सिस्टम के अकॉर्डिंग। सेम वही पैटर्न है, अगर इसको ऊपर रखो तो सेम वही पैटर्न है। यहाँ पर क्या है? एक नॉट इक्वल, फिर तीनों इक्वल, फिर नॉट इक्वल, और लास्ट वाले में भी नॉट इक्वल्स। तो इस तरीके से आपको याद रखने हैं ये सारी के सारे बेस्ट एग्जाम्पल्स के फॉर्म में। ये टेबल में से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है 7 क्रिस्टल सिस्टम की, ठीक है। और अगर समझ नहीं आ रही है तो इसका नेक्स्ट पार्ट में ये टेबल का पूरा एलैबोरेशन है। आओ, ये हमने पढ़ लिया, अब आ जाओ। अब देखो वही जो क्यूबिक टेट्रागोनल मैंने अभी समझाया है, ये टेबल, यही टेबल का क्या कहा था? क्यूबिक ABC, A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, और हमने क्या कहा था? अल्फ़ा बीटा गामा ऑल आर 90। ये लो, ऐसे ही टेट्रागोनल में चेक कर लो, ऐसे ही ऑर्थोरोम्बिक में चेक कर लो। तो वहाँ जो मैंने आपको टेबल में लिख के दिए ना एंगल्स और एज लेंथ, वो यहाँ पर आपको शो भी कर दी है, देख लो। ऐसे ही ये देखो हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्रायक्लिनिक, कैसे इनका अरेंजमेंट है, कैसे इनकी शेपिंग है, क्यों इनके एंगल में वेरिएशन है। यहाँ पे देखो हेक्सागोनल के केस में मैंने आपको कहा था अल्फ़ा और बीटा ये दोनों 90 हैं, बट गामा जो है वो क्या है 120 तो है। ऐसे यहाँ चेक कर लो, यहाँ कर लो। तो अब उस पूरी टेबल को देखो, कोई भी चीज़ जब आप नई सीखते हो और जहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट्स इमेजिन ज़्यादा करने पड़ते हैं, क्योंकि कैसा है समहाउ इट्स एन लिंकेज पार्ट है बट नॉट थियोरेटिकल एट ऑल, तो यहाँ आपको लिंकिंग्स खुद से भी बहुत सारी करनी पड़ेंगी। फिर मैं वही चीज़ कहूँगी कि इन चीज़ों को घर पे भी रीरिवाइज शुरू कर दो। अब आओ, अब देखो एक टर्म पढ़नी है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलरेडी इनऑर्गेनिक में अच्छे से पढ़ चुके हो, सारी चीज़ें पता है, लेकिन फिर भी सुनो क्या कहलाता है? नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग पार्टिकल्स को आप क्या कहते हो? कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे पास यहाँ पर 2 लोग खड़े हैं, यहाँ 2 लोग खड़े हैं, तो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 2 + 2 4, दैट्स इट। सेम यहाँ है ये चीज़। अब आ जाओ, और पैकिंग एफिशिएंसी क्या कहलाती है? पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन के लिए हम एक फॉर्मूला असाइन करेंगे, और वो किस पे बेस्ड होगा? जो मैंने 3D डॉट स्ट्रक्चर्स आपको बताए थे उसके अकॉर्डिंग। अभी सिर्फ यहाँ टर्मिनोलॉजी और डेफिनेशन समझनी है, नेक्स्ट पार्ट से हम 1 to 1 इनको रिलेट करके निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी को क्या कहते हैं? रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। क्या कहा मैंने? रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। ये देख लो। अब इसी को या तो क्रिस्टल में पूछा जाए तो क्रिस्टल लिख देना, वहां पर यूनिट सेल पूछा जाए तो सिर्फ फॉर्मूले में यूनिट सेल लिख देना, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल और इन अ क्रिस्टल डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ क्रिस्टल और अ यूनिट सेल।
कर लेंगे। तो ओवरऑल फॉर्मूला आपके पास पैकिंग एफिशिएंसी का आ जाएगा Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन V। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। और इसको अब हम 1 to 1 चेक करेंगे BCC, क्योंकि अभी हमने सिर्फ प्रिमिटिव का डिस्कशन किया है, हम लोगों ने अभी सेंटर्ड वाले को नहीं किया है, जिसमें हमें BCC, FCC एंड सेंटर से रिलेटेड SCP पैकिंग्स, बहुत सारी क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स देखने हैं। वहाँ हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी असाइन करेंगे, एंगल्स भी देखेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी भी निकालेंगे। ठीक है, तो क्या रहेगा फॉर्मूला पैकिंग एफिशिएंसी का? Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब होल डिवाइडेड बाय V। यहाँ पर Z क्या है? नंबर ऑफ एटम्स है जो प्रेजेंट है यूनिट सेल में। चलिए अब कुछ गोल्डन क्यूब पॉइंट्स किस अकॉर्डिंग किसी भी क्यूब में, अब मैं बात करें, लो पहले हम क्यूब बाबा बना लेते हैं एक, हाँ रफली सही बना लो। नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8, ठीक है। नंबर ऑफ फेजेस 1 2 3 4, एक बैक साइड एक फ्रंट साइड 6 हो गए। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। नंबर ऑफ एजेस 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पूरी की पूरी एजेस हर पॉइंट से। नंबर ऑफ बॉडी सेंटर 1, हर के रिस्पेक्ट में 1। नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स 1, पीछे वाले का कर दो 2, फिर इधर वाले का 3, इधर वाले का 4, ठीक है। नंबर ऑफ फेस डायगोनल्स, हर फेस पे डायगोनल काट दो, हर फेस पे, तो 6 फेसेस है तो कितने हो गए टोटल डायगोनल्स? 12। कर लेंगे बेटे, ये बेसिक टर्म्स हैं, गोल्डन पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं, क्योंकि इनसे हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट से। ये देख लो, सब लिख दिया। कॉर्नर, ये रहे कॉर्नर 8, ये रहा फेस 6, फेस डायगोनल 12, बॉडी डायगोनल 4, एज 12, फेस सेंटर 6। अब आओ कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट डिफरेंट लैटिस पॉइंट्स ऑफ ए क्यूब। अब ये भी समझ लो, हमने सब समझ लिया, फेस, एज, बॉडी, सेंटर एंड ऑल। अब हमें कंट्रीब्यूशन क्यों समझना है? क्योंकि नेक्स्ट पार्ट से जब आप 1 to 1 स्ट्रक्चर लेके चलोगे तो वहाँ पर हमें इस कंट्रीब्यूशन से ही कैलकुलेशन निकालनी है पैकिंग एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। तो देखो, अ कॉर्नर ऑफ अ क्यूब इज कॉमन इन 8 क्यूब्स। सो मैंने आपसे क्या कहा था, 1/8 पार्ट ही काउंट करते हैं। अब ये 8 कॉर्नर हैं, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि हम यहाँ से, क्योंकि ये एक 8 कॉर्नर्स हैं, तो हम यहाँ पर 1/8 ही काउंट करते हैं। अ फेस ऑफ ए क्यूब इज कॉमन इन 2 क्यूब्स। तो फेस के लिए क्या यूज़ करोगे? जस्ट 1/2। भाई फेस एक क्यूब के अंदर कॉमन हम देख रहे हैं 2 हैं, ठीक है। तो आप कितना लोगे? जस्ट 1/2। आओ, एज के लिए क्या लिया जाएगा? हमारी एज कितनी थी? 12, तो कितना लिया जाएगा? जस्ट 1/4। अ क्यूब सेंटर इज नॉट कॉमन इन एनी अदर क्यूब, सो कंप्लीट एटम इज प्रेजेंट एट दिस। तो देखो, यहाँ जाके आपने यूनिट सेल को, प्रिमिटिव यूनिट सेल को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया, समझ लिया। अब मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि मैं लगाऊंगी पॉज, मैं नेक्स्ट पार्ट तब पढ़ाऊंगी। आज अपन उसको नहीं करेंगे, और करना भी चाहेंगे तो कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन उससे पहले मैं आपको टाइम देना चाहूँगी जिससे एक बार आप इसको रिवाइज करो। क्योंकि अगर यहाँ पर फंस गए, कंफ्यूज हो गए और थर्ड पार्ट तक मैं पहुँच गई तो आप यहाँ पर सारा भूल जाओगे। तो फिर से मैं वही कहूँगी, इस चीज़ को, सॉलिड स्टेट बहुत ही प्यारा चैप्टर, बहुत प्यारा, बहुत ईजी, सिर्फ तुमको लिंक करना है। 1 to 1 जो चीज़ समझा दी, क्या कहा था शुरुआत में ही पहली लाइन, क्या रखना है और किसे यहाँ पर पिक करके सॉल्व करना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। क्या रखना है, अब क्या क्या है? एटम, किसे पिक करके कैलकुलेशन करनी है। अब ये जो पिक करने वाली हैं वो किसके अकॉर्डिंग होंगी? स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग, FCC, BCC, HCP एंड सो ऑन। तो चलो अब अच्छे से रिवाइज कर लेना, तब तक मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।